Hello everyone, very good morning to all of you and welcome to my official YouTube channel Study Logical. My name is कमल छाबड़ा और जैसे ही आप सभी को पता है कि हमने प्रीवियस ईयर की एक सीरीज शुरू की हुई है किसकी आरआरबी एनटीपीसी 2020 में जो एग्जाम होने वाला है और जो 2016 में आपके जितने भी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, शिफ्ट वाइज जो है हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर की डिस्कशन कर रहे हैं। पेपर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, 3 पार्ट्स में क्लियर किया था, ठीक है, जिसमें जो पहले 2 पार्ट्स थे आपके, जिसमें हमने क्वांट्स और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और थर्ड पार्ट के अंदर हमने जनरल नॉलेज का पार्ट डिस्कस किया था। इसी तरह हमने प्रीवियस ईयर पेपर 2 भी डिस्कस किया है, जिसमें हमारे पहले 2 पार्ट क्वांट और रीजनिंग के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो जिस किसी ने भी वो सेशंस अभी तक गो थ्रू नहीं किए हैं, एक बार विजिट कर लीजिए प्रीवियस सेशंस के ऊपर, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का पेपर 2 का थर्ड क्लास हमारी, जिसमें कि हम जीएस का पार्ट डिस्कस करेंगे, सारे का सारा स्टैटिक पार्ट, ठीक है गाइस। तो जिस किसी ने भी पिछले सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा गाइस, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। एग्जाम जो है धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको प्रेपरेशन भी करनी है। तो अब तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। और साथ के साथ मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करने पे स्टडी लॉजिकल। अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिल पाता है, ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। चलो तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए किससे रिलेटेड है, साइंस का क्वेश्चन है, टर्म मेडिसिन से ही क्लियर हो रहा है। द ओटीसी मेडिसिन क्रोसिन इज एन, तो एक मेडिसिन का नाम है क्रोसिन, काफी फेमस है, सभी को पता है, ऑलमोस्ट सभी के घर में होती है, ठीक है। वो एक कौन सी मेडिसिन है, ठीक है। तो वो कौन सी मेडिसिन है गाइस, वो एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, ठीक है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, जिसमें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती क्या है। अगर मैं बात करूं एंटीपायरेटिक मेडिसिन की, तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन कौन सी होती हैं, जो प्रिवेंट करती हैं फीवर को, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन को बुखार वगैरह हो तो उसे कौन सी मेडिसिन या टैबलेट दी जाती है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक जो मेडिसिन हैं वो क्या प्रिवेंट करती हैं, फीवर को, ठीक है। और जो आपकी एनाल्जेसिक मेडिसिन होती हैं, एनाल्जेसिक मेडिसिन जो हैं, ठीक है, ये किसके लिए यूज होती हैं, ये पेन रिलीवर के लिए यूज होती है, ठीक है। इससे क्या मिलता है, पेन से राहत मिलती है, रिलीव करती है पेन से, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं फीचर्स हैं किस मेडिसिन के अंदर, क्रोसिन मेडिसिन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो नेशनल गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है भारत में, ठीक है। इंडिया में नेशनल गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है गाइस 25 ऑफ दिसंबर को, ठीक है। तो 25 दिसंबर को जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, इन द मेमोरी ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है, दैट इज नेशनल गुड गवर्नेंस डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे स्विच करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, द थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय डीआरडीओ एट राजस्थान। तो ये सारे पॉइंट्स जो है कि क्वेश्चन में देखो कितनी चीजें आ गई हैं कि डीआरडीओ द्वारा टेस्ट की गई कौन सी मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल। तो अगर आपको पूछा जाए कि एंटी टैंक मिसाइल जो है वो किसके थ्रू फाइट की जाती है, मतलब किसकी डेवलपमेंट है, तो वो डीआरडीओ के थ्रू ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। राजस्थान में टेस्ट किया गया था उसे, तो उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या था, वो था गाइस नाग, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन की जो एंटी टैंक मिसाइल थी वो कौन सी थी, नाग एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। तो इसकी जो रेंज थी गाइस,
इसकी जो रेंज थी उसकी रेंज क्या थी, 3 से 7 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ज्यादा होती है गाइस, 3 से 7 किलोमीटर तक ये टेस्ट फायरिंग हो सकती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे स्विच करते हैं। तो ब्लॉटिंग पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ब्लॉटिंग पेपर ऑब्जर्व्स इंक। ठीक है, तो जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो इंक को सोखता है। क्यों सोखता है, उसका फंक्शन क्या है, क्योंकि वो कैपिलरी एक्शन को परफॉर्म करता है। किसकी वजह से होता है, उसमें स्पेसिफिक फीचर कौन सा होता है, कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है, जिससे क्या है, आप अगर जब भी पेपर पे कुछ भी राइट करते हैं तो वो इंक को सोखने का काम करता है। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर जो है हमारा, वो इंक को सोखने का काम करता है, क्योंकि फिनोमिना क्या है उसके ऊपर, कैपिलरी एक्शन का। ठीक है, कैपिलरी एक्शन के फिनोमिना को वो फॉलो करता है। और ये फर्दर जो कैपिलरी एक्शन है ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड के ऊपर इसका जो फिनोमेना है वो बेस्ड है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट भी हो चुका है और स्टेट और सेंटर के एग्जाम्स में भी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाज, सबसे पहली इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी थी गाइस, तो वो कौन सी थी गाइस, कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी सबसे पहली, उसका नाम क्या था, एप्पल। ठीक है, इंडियन फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी थी, एप्पल। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एप्पल, तो ये भी देख लीजिए, पैसेंजर एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल की एब्रीविएशन क्या है, तो एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये कब लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी गाइस 19th of June 1981। कहां पर हुई थी, फ्रेंच गुयाना में। ठीक है, फ्रेंच गुयाना में हुई थी। तो इससे रिलेटेड ये स्टैटिक पार्ट बन सकता है कि कहां से लॉन्च हुई थी, तो वो 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना पे लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएनओ इज, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। तो हेडक्वार्टर जो है वो यूएनओ का कहां पर लोकेटेड है, वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ बायोस, बायोस की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है गाइस, तो बायोस की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस की फुल फॉर्म। ठीक है, तो आपको सिंपली पूछा जाता है बायोस स्टैंड्स फॉर, तो बायोस का प्रॉपर इसकी एब्रीविएशन क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है गाइस, ये जो है बायोस का जो मेन फंक्शन है, ठीक है, ये क्या करता है, हार्डवेयर के, जैसे ही आपने देखा होगा जब भी हम बूटिंग करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, ठीक है, बूटिंग करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, तो ये हार्डवेयर की इनिशियलाइजेशन करता है। ठीक है, तो हार्डवेयर की इनिशियलाइजेशन करता है, इस सारे के सारे प्रोसेस में ये बहुत काम आता है। तो ये जो है फंक्शन किसके थ्रू होता है, वो बायोस के थ्रू होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बूटिंग। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर की बूटिंग करते हैं तो हमारा सिस्टम का पहला प्रोसेस ही यही होता है। तो वो सिस्टम में जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उनको इनिशियलाइज करता है, वो कौन करता है, वो बायोस करता है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो बायोस की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, काफी बार पूछी जा चुकी है, सेफ्टी मैचेस कंटेन। ठीक है, तो जो माचिस की डिब्बियां होती हैं उसमें सेफ्टी मैचेस में क्या चीज यूज होती है, तो उसमें यूज होता है गाइस सल्फर। ठीक है, फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेफ्टी मैचेस में क्या होता है, सल्फर यूज होता है। इसके साथ साथ सल्फर के साथ साथ सेफ्टी मैचेस में क्या यूज होता है, पोटाशियम क्लोरेट। ठीक है, पोटाशियम क्लोरेट जो है वो भी यूज किया जाता है, जो भी आपकी मैच बॉक्स मतलब माचिस की तीलियां बनाने के लिए जो भी यूज किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, सल्फर और पोटाशियम क्लोरेट, इनका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो मेनली ऑप्शन में आपको क्या अवेलेबल था, सल्फर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, चैंपियंस ऑफ सेकंड फुटबॉल इंडियन सुपर लीग। ठीक है, तो इंडियन सुपर लीग जो है मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है और ये कब स्टार्ट हुई थी, वो 2013 में स्टार्ट की गई थी।
ठीक है। तो 2013 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। तो आपसे पूछा गया है कि सेकंड फुटबॉल जो चैंपियनशिप थी वो किसने जीती थी? वो जीती थी गाइस चेन्नईयन एफसी। ठीक है, चेन्नई की टीम है, उन्होंने जीता था। हालांकि ये सेकंड फुटबॉल जो आईसीएल हुआ था वो हुआ था गाइस 2015 में। क्लियर? क्योंकि ये 2016 का एग्जाम है तो ये करंट अफेयर का पार्ट है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि 1920 का बताइए, 1920 की आईसीएल चैंपियनशिप किसने जीती है, तो वो जीती है गाइस एटीके ने। ठीक है, जो कि कोलकाता की टीम है, उन्होंने इस बार का खिताब जीता है आईसीएल का, इंडियन सुपर लीग का। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द विनर ऑफ द ओपन कॉम्पिटिशन फॉर डिजाइनिंग द रुपी साइन। जैसे कि आपको सभी को पता है कि जो हमारे जितने भी करेंसी नोट्स हैं उस पे क्या है, जितने भी करेंसी नोट्स हैं उस पे सिंबल यूज होता है दिस, ये रुपी का साइन। पहले क्या होता था, रुपीस का साइन अवेलेबल होता था तो हम ये भी मार्क करते थे। अब जितने भी सिस्टम्स में अगर बात करें तो रुपीस को ऐसे नहीं मेंशन किया जाता, इस सिंबल से मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो एक कंपटीशन हुआ था जिसमें कि ये रुपी साइन को जो डिजाइन किया गया था वो किसका, ये रुपी साइन जो है वो सिलेक्ट किया गया था, वो किया गया था गाइस उदय कुमार का। ठीक है, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है, कहाँ के, आईआईटी छत्तीसगढ़ के। ठीक है, उदय कुमार का जो है डिजाइन जो है वो चूज किया गया था ये रुपी साइन का। तो इनका नाम सबसे पहले टॉप 5 में कंसीडर किया गया था। ठीक है, टॉप 5 में आने के बाद फिर से इनका जो है टॉप पे रखा गया था। तो इसके लिए उनको काफी अप्रिशिएट भी किया था इस डिजाइन के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो इंडियन स्पोर्ट्स में जो सबसे हाईएस्ट जो ऑनर अवार्ड है वो कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, तो वो 2015 में किसको दिया गया था? ठीक है, तो गाइस ये 2016 का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ये भी करंट अफेयर का पार्ट है। तो 2015 में दिया गया था सानिया मिर्जा को। आप जैसे सभी को पता है कि वो हमारे इंडिया की तरफ से खेलते हैं, एक टेनिस प्लेयर हैं। तो सानिया मिर्जा को जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न होता किस लिए है? जिसने भी पूरे के पूरे इन बिटवीन 4 इयर्स के अंदर ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस दी हो, मतलब बहुत बढ़िया लेवल की परफॉर्मेंस दी हो अपने 4 साल के करियर के अंदर अंदर, तो उन्हीं को ही राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है। तो इस बार जो है राजीव गांधी खेल रत्न किस किस को दिया गया है वो भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो 5 एथलीट ऐसे हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है। सबसे पहले क्रिकेट में दिया गया है किसको? रोहित शर्मा को। ठीक है, तो इनसे आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं कि रोहित शर्मा कौन सी गेम से रिलेटेड है, तो वो कौन सी गेम से रिलेटेड है? क्रिकेट से। दूसरा दिया गया था मरियप्पा, मरियप्पा को दिया गया था। ठीक है, मरियप्पा थैरेयावेलु, ये कौन है? ये एक पैरा एथलीट है। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकते हैं कौन है, एक पैरा एथलीट है। तीसरा दिया गया था मानिका बत्रा को, मानिका बत्रा को दिया गया था, जो कौन है? एक टेबल टेनिस प्लेयर है। ठीक है, मानिका बत्रा कौन है? वो टेबल टेनिस प्लेयर है। उसके बाद दिया गया था फोर्थ जो है वो है विनेश फोगाट, विनेश फोगाट जी को भी दिया गया था। ठीक है, तो ये कौन सी गेम से रिलेटेड है? ये रेसलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये रेसलिंग से रिलेटेड है। और पांचवा दिया गया था रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल को दिया गया था जो कि हॉकी टीम की कैप्टन है। ठीक है, प्रेजेंट में भी यही है। तो ये 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया इस साल का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार और एग्जाम्स में पूछा गया, बैंकिंग के भी और एसएससी के भी, कि कौन सी कंट्री के थ्रू होस्ट किया गया था? तो वो होस्ट किया गया था गाइस इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, काफी कैंडिडेट्स जो है वो इंग्लैंड मार्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्लू बनाया हुआ है, क्योंकि जो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो किसने जीता था? इंग्लैंड टीम ने जीता था। ठीक है, जिसमें उन्होंने किसको हराया था? उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि रनर अप कौन थे?
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के फर्स्ट रनर अप कौन थे, तो वो थी न्यूजीलैंड टीम, जहां पर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को डिफीट किया था। तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है याद रखते हैं कि इंग्लैंड ने जीता था, तो वो इंग्लैंड में ही हुआ था। ठीक है, तो अकेला इंग्लैंड नहीं था गाइस। तो ऑप्शन आपको जो है पजल करने के लिए दिया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, इंग्लैंड एंड वेल्स ने ये जो है वो होस्ट किया था 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, बैंकिंग टर्म है IFSC। ठीक है, इज द शॉर्ट टर्म फॉर, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो IFSC क्या होता है कि हर ब्रांच का एक स्पेसिफिक कोड होता है, जो कि एक 11 डिजिट का कोड होता है। ठीक है, 11 डिजिट का कोड होता है। तो जितनी भी आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस होती हैं, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जो भी आप यूज करते हैं ऑप्शन, जैसे कि NEFT, IMPS, ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको IFSC के कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसकी एब्रीविएशन क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, तो ये 11 डिजिट का कोड है, इंक्लूडिंग नंबर्स एंड अल्फाबेट। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, नंबर्स एंड अल्फाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 14th में क्या गिवन है, IP एड्रेस रेफर्स टू। तो IP एड्रेस किसको रेफर करता है, ये होता क्या है बेसिकली, पहले तो इसकी एब्रीविएशन जानना बहुत जरूरी है। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, IP की एब्रीविएशन क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये होस्टिंग और लोकेशन की एड्रेसिंग करता है। किसी भी सिस्टम की होस्टिंग और उसकी लोकेशन की एड्रेसिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या ये चीज, ये एक न्यूमेरिकल नेटवर्क लेबल है। ये एक न्यूमेरिकल नेटवर्क लेबल है जो किसी भी सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम की होस्टिंग और उसकी लोकेशन को एड्रेस के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी की सारी IP की जो जितने भी आपका ये कोड होता है, जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह का यूज होता है 101, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 51 और 26, ये किसी भी सिस्टम का IP एड्रेस है, उसकी स्पेसिफिक लोकेशन को एड्रेस करता है। तो ये सारे का सारा किसके थ्रू मैनेज किया जाता है, तो ये मैनेज किया जाता है गाइस IANA के थ्रू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IP जो है, IP एड्रेस जो है वो ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड किसके थ्रू मैनेज किया जाता है, वो किया जाता है IANA के थ्रू। तो IANA की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट असाइंड। तो आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा गाइस, क्योंकि जितना हो सकेगा मैं अपने फुल ऑन एफर्ट लगाते हुए आपको क्वेश्चन डिलीवर करूंगा, और उनके एक्चुअल मीनिंग भी और जितना भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो IANA की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ठीक है, ये IANA की फुल फॉर्म है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसिपेंट ऑफ CK नायडू। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2014 एंड 15 क्रिकेट वॉज। तो जो कि क्रिकेट के लिए दिया जाता है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये 2015 में किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था गाइस सैयद किरमानी को। ठीक है, वो उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। बट अगर आपसे पूछा जाए कि 2019 में या रिसेंटली किसको दिया गया है 2019-20 का, तो ये दो प्लेयर्स को दिया गया है। पहला दिया गया है कृष्णा मचारी श्रीकांत। ठीक है, तो ये क्रिकेट में दिया गया है, तो जो कि फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं इंडियन टीम में, और 1983 का जो वर्ल्ड कप था उसके भी ये मेंबर थे। ठीक है, तो पहला दिया गया है, दो पर्सन को दिया गया है, दो प्लेयर्स को दिया गया है, कृष्णा मचारी श्रीकांत को। और दूसरा दिया गया है जो हमारी फॉर्मर इंडियन वुमेन क्रिकेट की कैप्टन रह चुकी हैं, दैट इज अंजुम चोपड़ा। इन दोनों को जो है ऑनर किया गया है किससे, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द न्यूज़पेपर यंग इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय। ठीक है, जैसे ही आपको पता है कि इंडिया एक न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किया जाता था यंग इंडिया, किस टाइम पे, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल मतलब कि जब आज़ादी के लिए संघर्ष किए जा रहे थे,
तो वहाँ पर जो है उस मोमेंट पे एक अखबार लॉन्च किया गया था, पब्लिश किया गया था, यंग इंडिया। तो वो किसके थ्रू पब्लिश किया गया था? वो महात्मा गांधी जी के थ्रू पब्लिश किया गया था, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ठीक है। अब इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि और कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं जो पब्लिश किए गए थे महात्मा गांधी जी के थ्रू? तो वो दो हैं। कौन कौन से हैं? हरिजन, और दूसरा कौन सा है? हरिजन सेवक। ठीक है। तो ये दो हिंदी न्यूज़पेपर थे, ठीक है, जो कि पब्लिश किए गए थे। वो भी किन्होंने पब्लिश किए थे? महात्मा गांधी जी ने पब्लिश किए थे। और जो ये यंग इंडिया न्यूज़पेपर है जो पब्लिश किया गया था, तो वो किया गया था, आपको और भी ज़्यादा डिटेल में, अगर वैसे तो इतना आएगा नहीं, तो वो 1919 से लेके 1931 तक जो है ये न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था। किसके थ्रू? महात्मा गांधी जी के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 17 साइंस का क्वेश्चन है। ऑन्कोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। तो वो किससे रिलेटेड है? कैंसर से रिलेटेड है ऑन्कोलॉजी जो टर्म है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? कैंसर से रिलेटेड है। आगे देखिए। ठीक है, अब जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं उन डॉक्टर्स को क्या बोला जाएगा? द वन हु ट्रीट विद द डिसीज ऑफ कैंसर, उनको बोला जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। उनको बोला जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी फ्रॉम फूड इज। अगर हम विटामिन डी की बात करें, एक रिचेस्ट सोर्स जो है वो खाने से, किस फूड से वो जो है वो लिया जाता है? वैसे तो देखिए, जो विटामिन डी का दी बेस्ट सोर्स माना जाता है तो वो माना जाता है सनलाइट, सूरज की किरणें। ठीक है, जो दूर धूप पड़ते हैं शरीर पे, तो वो दी बेस्ट रिसोर्स माना जाता है विटामिन डी के लिए। बट यहाँ पर किसकी बात की गई है? स्पेसिफिकली फूड की बात की गई है। तो ऐसा कौन सा फूड है जिसको रिचेस्ट सोर्स माना गया विटामिन डी के लिए? तो वो कौन सा फूड है? कोड लिवर ऑयल। कोड लिवर का तेल जो होता है गाइस, वो रिचेस्ट है, जो कि फिश ऑयल के थ्रू बनता है। ठीक है, तो कोड लिवर ऑयल जो है वो रिचेस्ट फूड है, जो रिचेस्ट फूड विटामिन डी का रिचेस्ट रिसोर्स है। और इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन डी की डेफिशिएंसी के से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इससे बोन्स में प्रॉब्लम होती है, बोन्स काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं, डेफिशिएंसी आती है उनमें, जिससे कि हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, और फ्रैक्चर्स वगैरह के चांसेस जो हैं हल्की सी चोट लगने पे भी ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो सनलाइट वैसे तो दी बेस्ट रिसोर्स है, बट अगर यहाँ पर फूड की बात की गई है तो वो कहाँ से लिया जाएगा? कोड लिवर ऑयल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हुज नेम कैन बी फाउंड इन द करेंसी नोट्स। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जो नेम है, ठीक है, वो देखा गया है इंडियन करेंसी नोट्स पे? तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, इंडिया में कोई भी ऐसा करेंसी नोट नहीं है जिसपे प्राइम मिनिस्टर के साइन। ठीक है, कोई भी आपका कितने भी रुपीस का नोट क्यों ना हो, ठीक है, उस पे प्राइम मिनिस्टर के साइन नहीं होते हैं। तो वो किसके साइन होते हैं? हाँ जी, किसके साइन होते हैं? वो गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू अगर देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, जिनका नाम जो है इंडियन करेंसी नोट्स पे देखा गया है। हमारे जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, कौन से? ये हमारे 15th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, 15th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं गाइस। ठीक है, तो इन्होंने एज अ आरबीआई गवर्नर सर्व किया था, कहाँ से कहाँ तक? 1982 से लेके 1985 तक। ठीक है, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो उनके टाइम पे ही जो है इन्हीं के साइन चलते थे, क्योंकि जितने भी करेंसी नोट्स हैं उन पे आरबीआई गवर्नर के ही साइन होते हैं। तो एट दैट मोमेंट जब इनका कार्यकाल था तो इन्हीं के साइन होते थे। और ये हमारे जो हैं इकलौते ऐसे आरबीआई गवर्नर हैं जो देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द शूटिंग स्टार। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना टूटता हुआ तारा, ठीक है, तो वो बेसिकली होता क्या है? तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखा जाए तो अगर हम रात के टाइम पे अब देखते हैं कि एक शूटिंग स्टार जा रहा होता है, टूटता तारा जा रहा होता है, ठीक है, काफी देखते हैं, तो वो बेसिकली टूटता हुआ तारा नहीं होता, एक उल्का होता है। ठीक है, जैसे उल्का पिंड, बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, उल्का छोटे छोटे पार्टिकल्स किस किस से बनते हैं? जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हो गए, और
छोटी छोटी चट्टानों से रॉक पार्टिकल्स हो गए, तो जब वो एटमॉस्फेयर से धरती के ऊपर आते हैं, अर्थ पे आते हैं, तो काफी स्पीड से आते हैं। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके वजह से वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि वो टूटता हुआ तारा है, तो हम उसे नाम दे देते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, तो बेसिकली वो कुछ नहीं होते हैं, डस्ट और रॉक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब के फ्रेगमेंट्स एंड डेब्रिस, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उल्का के पार्ट होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में आपको तेज स्पीड की वजह से आपको वो क्या है, हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 21 रुपीज 5 and 10 कॉइन्स आर नाउ मेड ऑफ। ठीक है, जो 5 रुपए और जो 10 रुपए के सिक्के हैं, वो जो है किसमें, उसमें कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, किससे बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं कॉपर और निकल अलॉय से। ठीक है, कॉपर और निकल अलॉय से बनाए जाते हैं। तो जो 5 रुपए का कॉइन है और 10 रुपए का कॉइन है गाइस, इसका वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, इसका वेट भी आप बता सकते हैं। इसका वेट जो होता है वो 6.74 ग्राम्स का होता है, और जो 10 रुपए का कॉइन है वो 7.74 ग्राम्स का होता है। तो ये किससे बने होते हैं, कॉपर और निकल अलॉय के मिश्रण से बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। मनी कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग मोबाइल फोन थ्रू द सर्विस कोड। अब जैसे कि आप सभी देखते हैं कि आजकल के टाइम पे क्या है कि लोग जो है फिजिकल जो है पैसों का जो लेन देन है वो बहुत ही कम करने लग गए हैं। तो वो कैसे थ्रू करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे। ठीक है, मोबाइल फोन्स के थ्रू जो है वो मनी ट्रांसफर करते हैं। तो ये मनी जो है ट्रांसफर जो है मोबाइल के थ्रू, ये सर्विस जो है 24/7 होती है। अगर मतलब बैंक्स क्लोज भी हैं तो उनकी सर्विस जो है वो रेगुलर चलती रहती है। तो कौन सी ऐसा फीचर है जो होती है, वो आती है गैस IMPS के थ्रू, जिसका कि क्या नाम है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तो ये एक ऐसी सर्विस है जो मनी ट्रांसफर के लिए यूज की जाती है मोबाइल फोन्स में, 24/7 अवेलेबल होती है। और ये सारे का सारा कौन रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है गाइस NPCI। तो आपको NPCI की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे का सारा रेगुलेट करता है, सारे की सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि नेशनल स्पेस सोसाइटी गेव द 2015 स्पेस पायनियर अवार्ड। अब देखिए फिर से, आपको वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 2015 के करंट अफेयर से पूछा गया है। तो जो नेशनल स्पेस सोसाइटी है, तो उन्होंने 2015 का स्पेस पायनियर अवार्ड जो है वो किसको दिया था, तो वो दिया था गाइस इसरो को। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वन गो में ही जो मार्स का मिशन है, मंगल ग्रह पे जो सैटेलाइट भेजी थी, उन्होंने फर्स्ट गो में ही सक्सेसफुल रहे थे। तो उसका जो अवार्ड किसको मिला था, इसरो कंपनी को मिला था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, तो वो बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो एयर पॉल्यूशन लेवल इज कंसीडर्ड टू बी मॉडरेट इफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर पॉल्यूशन का जो लेवल है, डिफरेंट लेवल्स में आते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिससे कि आपका जो उस एरिया का या उस सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मेजर किया जाता है कि इस एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में आता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ इस रेंज की बात करें, अगर कोई भी एयर पॉल्यूशन लेवल जो है वो 0 to 50 के इन बिटवीन है, तो उसे क्या माना जाता है, गुड। ठीक है, जो कि ग्रीन सिग्नल से डिनोट किया जाता है आपको। ठीक है, मतलब एक जो आपका ये एयर पोल्यूशन लेवल अगर ग्रीन कलर का है, तो मतलब वो गुड क्वालिटी का है, मतलब वहाँ की जो वातावरण है इतनी ज़्यादा दूषित नहीं है। तो उसकी रेंज किसके बीच बिटवीन होती है, 0 to 50 के बीच में। और अगर 51 to 100 की बात करें, तो ये होता है आपका मॉडरेट लेवल का, ये होता है मॉडरेट लेवल का, जिसका सिग्नल क्या दिया जाता है, येलो। ठीक है, तो आपको मॉडरेट की ही बात की गई है, तो मॉडरेट में रेंज कितनी आएगी, 51 to 100। उसके बाद 101 to 150 की बात करें, तो ये होती है अनहेल्दी। ठीक है, सेहत के लिए हानिकारक होती है, बस सभी के लिए नहीं होती, जिनकी
जो सांस की बीमारी हो, जो मतलब सेंसिटिव हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, जिनको सांस में लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके लिए जो है वो अनहेल्दी है। तो ये कौन से कलर से रिप्रेजेंट की जाती है? ये ऑरेंज कलर से, ठीक है। मतलब ये एयर क्वालिटी के इंडेक्सेस हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, उनकी डिफरेंट डिफरेंट रेंज हो गई। फिर अगर इससे ऊपर ज़्यादा बात करें 151 से लेके 200 तक की, ठीक है, तो ये सभी के लिए एक अनहेल्दी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है। तो ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेड सिग्नल से। फिर इसके बाद आती है रेंज 201 से लेके 300 के बीच में, वेरी वेरी अनहेल्दी, बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है, ठीक है। और इसके लिए कौन से सिग्नल से डिनोट किया जाता है? इसे पर्पल से। और लास्ट में आता है मैरून कलर, ठीक है। तो ये क्या होता है? हैजार्डस, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक, ठीक है। मतलब इवन इतना खतरनाक होता है कि अगर आपने मास्क वगैरह भी डाले हुए होंगे तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो उससे किस सिग्नल से मेंशन किया जाता है? मैरून से। तो ये डिफरेंट इंडेक्स होते हैं। तो बेसिकली आपको इन रेंजेस के इन बिटवीन ही अगर आया तो क्वेश्चन इन रेंजेस में ही पूछा जाएगा, ये दो रेंजेस में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इनके कलर्स सिग्नल भी पूछे जा सकते हैं। गुड है तो ग्रीन, मॉडरेट लेवल है तो येलो कलर से, अनहेल्दी सेंसिटिव ग्रुप है तो ऑरेंज, और अनहेल्दी ग्रुप है तो रेड कलर से। बस आपको ये रेंजेस भी याद रखनी है। 25th क्वेश्चन है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई, ठीक है। एक नॉर्मल आई की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए फॉर अ क्लियर विजन? मतलब जहां पर इतनी डिस्टेंस हो कि मतलब बिना चश्मे के, स्पेक्स लगाए, नेक्ड आई से कोई भी पर्सन किसी भी चीज को क्लियरली पढ़ सकता है। तो नॉर्मल आई के लिए वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। थार डेजर्ट इज इन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थार डेजर्ट कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा, थार डेजर्ट जो है वो राजस्थान में है, काफी ज्यादा फैला हुआ है और इंडिया पाकिस्तान के ओरिजिन के इन बिटवीन काफी ज्यादा एरियाज को कवर भी करता है। द ओरिजिन ऑफ तांत्रिक योगिनी कल्ट इज बिलीव टू बी फॉर्म, ठीक है, कि एक तांत्रिक योगिनी कल्ट है, वो उसका मेन ओरिजिन क्या है? तो ये अनुमान लगाया जाता है इनका जो मेन ओरिजिन है वो कहाँ पर है? द हार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज उड़ीसा, ठीक है। वैसे तो देखा गया है तो उड़ीसा में है, बट कहीं ना कहीं इसके जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ है? ओरिजिन क्या माना जाता है? मध्य प्रदेश में माना जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट वे से भी पूछा जाता है कि जो टेम्पल है 64 योगिनी का, ठीक है, तो वो भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और जो फेमस तांत्रिक योगिनी है तो वो कहाँ पर है? हीरापुर में, जो कि किसके नजदीक है? भुवनेश्वर के, ठीक है। हीरापुर में है फेमस तांत्रिक योगिनी। कहाँ पर है? हीरापुर में। और हीरापुर कहाँ पर है? नियर भुवनेश्वर, नियर भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है। तो आपको इससे भी पूछे जा सकते हैं द हार्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज हार्ट ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो वो मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। तो ये दो ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर तांत्रिक योगिनी कल्ट का ओरिजिन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? तो वो किया जाता है गाइस 26 को मनाया जाता है। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेम था, प्लान था, उसका जो है फाइनलाइजेशन कब हुई थी? 26 नवंबर को हुई थी, और 1949 में, ठीक है। तो इस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है मनाया जाता है। बट ये सारे का सारा इफेक्टिव कब रहा? कब से इसे इम्प्लीमेंट किया गया? ये कब इफेक्ट में आया? तो ये आया था, जैसे आप सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्टेड ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन मेघदूत जो है वो किस एरिया में कंडक्ट किया गया था? तो वो किया गया था गाइस सियाचिन में, ठीक है। सियाचिन जो है काफी इंडिया का मान सकते हैं काफी सबसे बड़ा एक बैटल ग्राउंड है, ठीक है। ये किस किसने कंडक्ट किया था? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, मतलब इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स ने,
ठीक है, किया था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था गाइस 13 अप्रैल। ऑपरेशन मेघदूत की बात कर रहे हैं, वो हुआ था 13 अप्रैल 1984 को। तो ये हाईएस्ट बैटल फील्ड है गाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखिएगा। हाईएस्ट बैटल फील्ड कौन सा है इंडिया का? तो वो है सियाचिन। ठीक है, और कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन मेघदूत की। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1984 को, जिसमें ये किस किस ने कंडक्ट किया था? इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। तो जितने भी राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है? वो किया जाता है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। ठीक है, नेम से ही क्लियर हो रहा है राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव कैसे किया जाता है? मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसी तरह आपको राज्यसभा को और का नाम क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ स्टेट भी बोला जाता है, इसी वजह से। ठीक है, और जितने भी मेंबर्स हैं उनका ओवरऑल टाइम पीरियड क्या होता है? पूरे का पूरा कार्यकाल क्या होता है? 6 साल का होता है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, बट ये जो कार्यकाल है उनका डिसॉल्व भी किया जा सकता है। ठीक है, टाइम से पहले भी। ओवरऑल देखा जाए तो उनका टर्म पीरियड क्या होता है? उनका कार्यकाल क्या होता है? जितने भी मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल का टाइम कितना होता है? 6 साल का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो किन टर्म्स में मेजर किया जाता है? ठीक है, वो किया जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, कि कितने एरिया के ऊपर कितना फोर्स लगाया गया, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर की डेफिनेशन है। और फोर्स के हमारे पास अगर यूनिट्स पूछे जाए कि फोर्स के एसआई यूनिट्स क्या है? न्यूटन। और एरिया के क्या है? मीटर स्क्वायर। तो इसका जो बेसिकली एसआई यूनिट्स हैं वो क्या है? एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको ऑप्शन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए प्रेशर के यूनिट्स क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसे एक सिंपल लैंग्वेज भी बोली जाती है, इसे टर्म दिया जाती है पास्कल। ठीक है, इसके एसआई यूनिट्स क्या है? पास्कल। और प्रेशर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर व्यूइंग द सन। सन को देखने के लिए, व्यू करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट की यूज किया जाता है? तो वो यूज किया जाता है गाइस हेलियोस्कोप। ठीक है, सन को व्यू करने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? हेलियोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्मेल दैट वी गेट व्हेन एलपीजी सिलेंडर लीक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो भी हमारे घरों में लिक्विड पेट्रोलियम गैस है गाइस, ठीक है, जब हम देखते हैं कि जब भी सिलेंडर लीक होता है तो हमें बहुत ही गंदी सी एक स्मेल सी आती है। तो वो किस वजह से आती है? ठीक है, जिसे हमें पता चलता है कि सिलेंडर जो है घर का, वो एलपीजी सिलेंडर जो है वो लीक हो रहा है, तो वो किसकी वजह से होती है? वैसे तो देखा जाए तो वो होती है इथाइल इथाइल मेरसेप्टेन। ठीक है, इसकी वजह से यूज होती है, जो कि क्या है? एक सल्फर कंपाउंड है। जो क्या है? एक सल्फर कंपाउंड है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि बहुत ही ज्यादा जो है अजीब सी स्मेल यूज होती है, आती है। कैसे पता चलता है? जैसे हमारा जो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो सिलेंडर अगर लीक भी कर जाता है तो उसमें किसकी वजह से होती है? वो सल्फर कंपाउंड की वजह से होती है। तो मेन उसमें किसकी क्या होता है? वो इथाइल मर्सेप्टेन की वजह से होता है, जो कि एक सल्फर का ही कंपाउंड है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन इज टू। ये स्वच्छ भारत मिशन, नेम से ही क्लियरिटी आ रही है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो उसका मेन मोटिव क्या था? हाँ जी, उसका मेन मोटिव क्या था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या था इसका मेन मोटिव? कि जितने भी 2014 से लेके 2019 तक ये कैंपेन चलाया गया था कि ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाना था। ठीक है, 2019 तक, क्योंकि उस मोमेंट पे 2 अक्टूबर को ये टारगेट लगाया गया था, क्योंकि 2 अक्टूबर को क्या था? 2019 को 150th बर्थ एनिवर्सरी पे ये लॉन्च किया गया था कि स्वच्छ भारत मिशन के जितना भी है पूरे के पूरे हिंदुस्तान को ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री बनाना है। ठीक है, तो ये किस लिए था? भारत में एक मिशन चलाया गया था, मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो चलाया जाए। ठीक है, अचीव क्लीन एंड हेल्दी इंडिया। ठीक है, मेन आंसर इसका ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ऑड वन आउट निकालना गाइस इसको।
ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो ग्रुप का पार्ट नहीं है? तो अगर हम पहले 3 ऑप्शन देखें, ये तीनों के तीनों क्या है गाइस? ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर फायरवेल की बात करें, ये क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। ठीक है, फायरवेल जो है, क्लियर। और ये तीनों क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 आपको क्या गिवन है? द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज। अब देखिए ध्यान से, अब जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल मतलब समर और विंटर कैपिटल दोनों अलग अलग होती है। अगर समर कैपिटल की बात करें तो समर कैपिटल जम्मू एंड कश्मीर क्या रहती है? श्रीनगर। समर कैपिटल वो कौन सी रहती है? श्रीनगर। अगर विंटर कैपिटल की बात करें तो वो कौन सी आ जाती है? जम्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, तो वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस किसने किया था? कौन से एडवोकेट ने किया था? तो वो किया था राजा राम मोहन राय जी ने। तो राजा राम मोहन राय जी ने जो है इसका प्रपोजल रखा था वेस्टर्न एजुकेशन का और इंग्लिश लैंग्वेज का, किसमें? इंडिया में। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये फाउंडर भी रहे हैं। किसके फाउंडर रहे हैं? ब्रह्मो समाज के। ठीक है, ब्रह्मो समाज की इन्होंने स्थापना भी की थी और इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट आवाज भी उठाई थी, जो कि अबॉलिश हुआ था 1829 में ब्रिटिश सरकार के टाइम पे। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज में। तो अगर वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज की बात की गई है तो वो कौन से एडवोकेट हैं जिन्होंने इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस किया था? वो थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हमने ये पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था। ये क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? तो वो हुआ था गाइस 1942 में। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। कहां पर किया था? बॉम्बे में। ठीक है, जहां पर उन्होंने अपना एक स्लोगन भी दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है ये, डू और डाई। ठीक है, तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट में ही उन्होंने दिया था ये स्लोगन भी। तो ये कहाँ हुआ था? 1942 में हुआ था, मुंबई में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे गाइस जो आपको 30th ऑफ मार्च 2016 को एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे। ये सारे के सारे स्टैटिक पोर्शन थे गाइस, बट इसमें जो है कुछ करंट अफेयर्स भी थे। अब ये करंट अफेयर्स मैंने क्यों दिए? क्योंकि इसमें काफी ज्यादा चीजें, जैसे कि इंडियन सुपर लीग आईएसएल वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो उससे रिलेटेड जो है स्टैटिक ऑप्शंस भी बन सकते हैं, क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कुछ भी आपसे चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही था गाइज। हमने अब जो है अपना प्रीवियस ईयर का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। 2 पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं वो जरूर देखिएगा, काफी बढ़िया रहेगा। मतलब एक माइंडसेट बनेगा आपका कि किस तरह से आगे आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो जब जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी की हेल्प कीजिए ताकि सभी अवेयर हो सकें, अपने एग्जाम की फुल ऑन प्रेपरेशन भी कर सकें। ठीक है, जल्दी से जल्दी इनको शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे सेशंस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे डल रहे हैं। ठीक है, रेगुलर सेशंस आ रहे हैं तो आपको उन सेशंस की नोटिफिकेशन भी इंस्टेंटली मिल सके। चलिए, तो अब तक के लिए इतना ही था गाइस। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारी अगली क्लास में भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।